हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं KVS PRT का 2018 वाला पेपर, जिसमें हम हिंदी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के, तो हम 10 के 10 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा डिस्कशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो वो कैब का पार्ट नहीं है, तो उन्हें हम थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक को देख लेंगे और एंड में हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं इस सेशन को देख के कि किस तरीके का पेपर पैटर्न है और बचे हुए दिनों में हम कितना कुछ करें या क्या कुछ करें, कौन सा वोकैब करें, कौन सा पोर्शन करें, जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स इसमें स्कोर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करें। सही वर्तनी बतानी है हमें। सही स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जब मैंने प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन उठाए 2017, 2010 तक, 2018 से 2010 तक जब मैंने पेपर्स देखे, तो उसमें सभी में वर्तनी के 1 या 2 क्वेश्चंस हर किसी क्वेश्चन में हैं। तो यहाँ से आप 1 नंबर अपना पक्का समझ लीजिए, 1 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें हमें सही वर्तनी बतानी है कि सही वर्तनी कौन सी है। तो उज्ज्वल को बताना है हमें, उज्ज्वल किस तरीके से लिखा जाता है। एक तो ये है जिसमें आधा जय 2 बार आता है, एक ये है जिसमें 1 बार जय, दूसरी बार पूरा जय, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो आपको देख के ही पता चल गया होगा, जो हिंदी से थोड़ा भी फैमिलियर है वो देख के समझ जाएंगी कि ना तो ये है ना ये है। इनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार, तो इसका सही आंसर है ए। उज्ज्वल को हम लिखते हैं छोटा ऊ, आधा जय, फिर आधा जय, व और ल। इस तरीके से हम उज्ज्वल को लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया, इस तरीके से सही वर्तनी लिखी जाती है उज्ज्वल की। सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी चलो, रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है। ये जो अंश दिया हुआ है सेंटेंस का, इसमें हमें बताना है कि कौन सा विशेषण है। परिमाण बोधक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या फिर क्रिया विशेषण। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा विशेषण देख लेते हैं कि विशेषण होते क्या हैं। विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो किसी भी संज्ञा या किसी भी सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कुछ लड़के। लड़के क्या है? लड़के संज्ञा हैं, और कुछ क्या है? उसकी विशेषता बता दी कि कितने लड़के हैं, कुछ लड़के हैं। ऊंचा मकान, मकान क्या है? एक संज्ञा है, और मकान की क्या विशेषता बता दी कि मकान ऊंचा है। नई पुस्तक, पुस्तक क्या है? एक संज्ञा है, और पुस्तक की क्या विशेषता है कि वो नई है। या फिर पुरानी पुस्तक, इसमें क्या विशेषता है पुस्तक की कि पुस्तक पुरानी है। तो विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसके हम 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, पार्ट तो और भी होते हैं इसके, पर 4 इंपॉर्टेंट जो पार्ट हैं वो एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है गुणवाचक विशेषण। ये वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध कराते हैं। ये वे शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध कराते हैं। विशेषता तो बताएंगे संज्ञा या सर्वनाम की, लेकिन किसके रूप में? गुण के रूप में बताएंगे, ये गुण बताएंगे। जैसे हम इसमें लिख सकते हैं अच्छा वातावरण। अच्छा वातावरण, वातावरण क्या है? संज्ञा हो गई, और वो कैसा है वातावरण? अच्छा है। ये वातावरण का गुण बता दिया। तो अच्छा, ये क्या हो गया? एक गुणवाचक विशेषण। बड़ी बस, बस एक संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है कि बस बड़ी है। तो बड़ी एक कैसा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट हम चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण पर। परिमाणवाचक विशेषण वो होते हैं जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या फिर परिमाप का बोध कराएं। मात्रा मतलब क्वांटिटी, परिमाप मतलब नाप तोल, इन सब चीज़ का जो बोध कराते हैं शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, वो होते हैं हमारे परिमाणवाचक विशेषण। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, सारा अनाज, थोड़ा घी, बहुत काम। अगर हम देखें, अनाज संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? ये शब्द सारा। तो ये क्या है? उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि जितना भी अनाज है पूरा का पूरा, सारा अनाज, होल ग्रेन।
तो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। इस अनाज की जो विशेषता बताए किसके रूप में, परिमाण के रूप में, चाहे तो क्वांटिटी बताए चाहे उसकी नापतोल बताए, तो वो कौन से होते हैं विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा घी, यहाँ भी क्या बता रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं कि घी कितना है, थोड़ा है। बहुत काम, काम की भी क्या बता रहे हैं कि काम कितना है, बहुत है, बहुतेरा काम है, तो ये भी क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। अब थर्ड आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण, जिसके दो पार्ट हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें तो रूट वर्ड जो इसका नाम है उसी में दिया हुआ है संख्या, यानी ये हमें किसी भी संख्या के बारे में बोध कराता है। ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता तो बताते हैं, लेकिन किस रूप में, संख्या के रूप में बताते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कक्षा के 20 छात्र पिकनिक पर गए। तो यहाँ छात्र की जो विशेषता बताई है वो इसने बताई है, 20 ने। छात्र क्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता किसने बता दी कि कितने छात्र गए हुए हैं, 20 छात्र गए हुए हैं। अब क्योंकि ये काउंटेबल है, इसकी काउंटिंग हो रही है कि कितने छात्र गए हुए हैं, 20 छात्र, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगर हम यहीं पर कह दें कि कक्षा के कुछ छात्र, कक्षा के कुछ छात्र पिकनिक पर गए, तो यहाँ पर ये क्या है, अनिश्चित वाचक विशेषण, क्योंकि छात्रों की संख्या यहाँ पर निश्चित नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। कुछ छात्र गए हैं, अब ये 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है। तो ये कौन सा विशेषण हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और ये कौन सा विशेषण हुआ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सार्वनामिक विशेषण पर। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, जब हम इनको पढ़ते हैं तो इन दोनों में आपस में चीज़ें थोड़ी उलझ जाती हैं, समझ नहीं पाते हैं कि सार्वनामिक विशेषण कौन सा है और सर्वनाम कौन सा है। सबसे पहले हम इसके लिए, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम वो होते हैं जो हम यूज़ करते हैं संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर। जैसे हम कह सकते हैं, अगर हमें रीता के बारे में कोई बात कहनी है, रीता रोज स्कूल जाती है, रीता रोज अपना गृह कार्य समय पर पूरा करती है, रीता रोज समय पर खाना खाती है, रीता बैडमिंटन खेलती है। तो इसको ऐसे कहने से अच्छा है, बार बार रीता 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 हम यूज़ अगर ना करें, अगर हम ये कह दें कि रीता रोज स्कूल जाती है, रीता नहीं, यहाँ पर हम कह देते हैं कि वह समय पर अपना गृह कार्य कंप्लीट करती है। वह का मतलब भी हम समझ जाएंगे कि किससे है, रीता से, क्योंकि यहाँ बात किसकी चल रही है, रीता की। वह बैडमिंटन खेलती है, ये रीता बैडमिंटन खेलती है, तो रीता की जगह पर हम बाकी सेंटेंसों में क्या यूज़ करेंगे, वह। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर्वनाम, जिसको हमने संज्ञा के स्थान पर यूज़ किया है। बार बार एक ही चीज़ को, एक ही नाम को दोहराने से अच्छा, संज्ञा को दोहराने से अच्छा हमने उसकी जगह एक सर्वनाम यूज़ कर लिया है, तो उसको हम बोलते हैं सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा से पहले लगकर, यहाँ पर ये विशेषण आएगा, उसकी विशेषता बता दें। जैसे वह घर, यहाँ पर घर क्या है, संज्ञा, और किस घर की बात कर रही है, वह घर, उस घर की बात हो रही है, वह घर, यानी कि किसी की तरफ पॉइंट किया जा रहा हो कि वह घर, तो ये क्या है, सर्वनाम है। वैसे तो अगर हम देखें, वह, यह, ये सब क्या होते हैं, मैं, मेरा, ये सब सर्वनाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इस घर की विशेषता बता रहे हैं कि वह घर, यह लड़का। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, लड़का क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और यह क्या है हमारा, सभी जानते हैं सर्वनाम है, क्योंकि इसे हम संज्ञा के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस लड़के की विशेषता बता रहे हैं कि यह लड़का, किसी की तरफ पॉइंट किया जा रहा है कि यह लड़का या वह लड़का या वह घर, तो यहाँ पर इस लड़के की विशेषता बता रहे हैं, यह या वह, इसलिए ये कौन से विशेषण हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण।
ये सार्वनामिक विशेषण सिंपल है, ये सर्वनाम ही होते हैं सिंपल, बस ये संज्ञा की विशेषता बता देते हैं उससे पहले लग के, तो उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आई होप आपको विशेषण समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाँ पहले सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है। अनिश्चयवाचक नहीं कह सकते, किसी भी इसमें नंबर की बात नहीं हो रही है, संख्या की बात नहीं हो रही है। निश्चयवाचक में भी संख्या की बात होती है, ये भी नहीं है। तो बचा क्या? क्रिया विशेषण। ऐसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर क्रिया विशेषण नहीं भी पता है कि क्रिया विशेषण क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको ये पता है कि परिमाणवाचक और निश्चित अनिश्चितवाचक विशेषण क्या होते हैं, तो आप इन तीनों को एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। वैसे क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं, वो विशेषण होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर चलो, ये क्या है? चलना यहाँ पर क्रिया है, चलना यहाँ पर क्रिया है। और ये जल्दी शब्द जो है, ये इस चलने की विशेषता बता रहा है कि कैसे चलना है, जल्दी चलना है। या फिर अगर हम कहें धीरे भागो, भागो क्या है? क्रिया है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? धीरे, यानी कैसे भागना है? धीरे भागना है। तो वो होते हैं क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बता दें। चलने की विशेषता बताई जल्दी ने, तो क्रिया विशेषण हो गया जल्दी। भागो की विशेषता बताई कैसे भागना है? धीरे भागना है, तो ये हो गया धीरे क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुख चैन में समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं। द्वंद्व समास जो होते हैं हमारे, इसमें दो शब्द आते हैं हमारे और उनके बीच डैश लगता है। अगर हम उस डैश को हटा दें तो या और उनमें लगाना हमें ज़रूरी होता है। जैसे अपना पराया, यहाँ देख सकते हैं आप, अपना पराया, दिन रात। अगर हम इस डैश को हटा दें तो क्या लिख सकते हैं? अपना या पराया, अपना और पराया। दिन रात, दिन या रात, दिन और रात। तो ये होते हैं द्वंद्व समास। इसमें आपको दो शब्द मिलेंगे, दोनों का अपना अपना अलग महत्व होता है। दोनों ही शब्द इम्पोर्टेंट होते हैं, इसमें दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर हम डैश हटा दें तो या और से उन शब्द को कंप्लीट किया जाता है। द्विगु समास क्या होते हैं? द्विगु समास समझ लेते हैं। जहाँ भी द्विगु आ जाए, द्वि से आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि द्वि मतलब दो, यानी जहाँ भी आपको काउंटिंग की कोई चीज़ मिल जाए, कोई भी ऐसा शब्द मिल जाए जिसमें काउंटिंग हो रही हो, या आपको समझ आ रहा हो कि यहाँ कुछ गिना जा रहा है, तो वहाँ पे आप द्विगु समास समझ लीजिए कि वहाँ पर द्विगु समास है। जैसे पंचतंत्र यानी 5 तंत्र, त्रिवेणी 3, चौपाई इसमें क्या आ गया? 4, नवरत्न इसमें क्या आ गया? 9 रत्न। तो यहाँ पर ये क्या है? द्विगु समास, जहाँ पर काउंटिंग आ जाए। पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। कर्मधारय समास देख लेते हैं। पहले देखते हैं तत्पुरुष समास क्या होते हैं। तत्पुरुष समास होते हैं जिसमें एक, जो हमने ये कारक पढ़े थे, अभी हम आगे कारक पढ़ने वाले हैं, तो जो कारक का यूज़ करके जो समास बनते हैं वो हमारे तत्पुरुष समास होते हैं। इसमें जो 8 कारक होते हैं हमारे, सारे इसमें आ जाते हैं। कर्ता ने कर्म को, कर्ण से सारे समास इसमें आ जाते हैं। कर्मधारय समास कौन से होते हैं? कर्मधारय समास में एक विशेषण होता है और एक होता है विशेष्य, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेष्य कौन सा शब्द होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था अच्छा वातावरण, वातावरण की विशेषता बताई जा रही है, तो वातावरण क्या है? विशेष्य, और जो शब्द विशेषता बता रहा है वो विशेषण। तो कर्मधारय समास हम देख रहे थे, तो यहाँ पर देखते हैं नीलांबर, इसका एग्जाम्पल क्या है? नीलांबर, नीला है जो अंबर, यानी अंबर की विशेषता बता रहे हैं कि अंबर आज कैसा है? नीला है। तो नीला क्या है यहाँ पर? विशेषण, और अंबर क्या है? विशेष्य। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बता रहे हैं कि कमल कैसा है? नीला है। तो नीला क्या है? विशेषण, और कमल क्या है? विशेष्य। तो ये हो गए हमारे समास। तो हमें सुख चैन में बताना है, तो मैंने बताया था जहाँ डैश लग जाए और डैश हटते ही हमें या और से उसको कंप्लीट करना पड़े। सुख या चैन, सुख और चैन, तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास। तो इसका करेक्ट आंसर है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द
पर्वत का पर्याय नहीं है। पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हमें बताने हैं। पिछले 5 साल के जो मैंने क्वेश्चंस उठाकर देखे, क्वेश्चन पेपर देखे, उसमें कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जहाँ पे पर्यायवाची से सवाल ना पूछा हो। तो पर्यायवाची आपको अच्छे से कर लेने हैं। इसमें आप जो ल्यूसेंट की बुक आती है या अरिहंत की बुक आती है, एनफ रहेगा वो, क्योंकि जो आपका 10 नंबर का ये पोर्शन है इसमें वोकैब का पार्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अगर आप वोकैब पार्ट भी कर लेंगे तो 7-8 नंबर आप उससे आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि पर्वत का हमें पर्याय बताना है। भूधर, नग, नभ और शैल। तो नभ जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची होता है, तो इसमें ये नहीं है। पर्वत के पर्यायवाची क्या हैं? भूधर, नग और शैल। नभ किसका होता है? आकाश का, जिसका अंबर होता है, व्योम होता है, अनंत होता है। ये किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के। नेक्स्ट है मुहावरा। ये भी वोकैब का ही पार्ट है। मुहावरे भी आप कर सकते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप पढ़ सकते हैं। वोकैब ऐसी चीज़ होती है जो आप अगर एक दिन लेके बैठेंगे कि आज मैं ये विलोम शब्द और ये पर्यायवाची याद कर लूँगा, तो ऐसे याद नहीं होते हैं। इनको आपको हर दिन 5 कर लिए, किसी दिन 10 कर लिए, या किसी दिन आपने जो पीछे याद किया उसका रिवीजन कर लिया। तो इस तरीके से वोकैब आप अच्छे से याद कर सकते हैं। एक साथ लेके बैठेंगे तो उतना याद नहीं होता है वोकैब का। तो अगर आप 5-5 करके, 4-4 करके, 10-10 करके करेंगे तो आराम से वोकैब याद हो जाएगी और इसमें आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छाती पर सांप लेटना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसको आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके सोच सकते हैं कि जब किसी एक व्यक्ति का कोई काम अच्छा हो गया तो दूसरे व्यक्ति की छाती पर सांप लौट गए, यानी उसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होने लगी, उससे घृणा होने लगी, वो उसको जेलेसी होने लगी। तो छाती पर सांप लौटने का मतलब क्या है? ईर्ष्या करना, किसी से ईर्ष्या करना। 6th क्वेश्चन है, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय इजी पार्ट है ये भी वोकैब का, इसे भी आप कर सकते हैं। परिक्रमा में हमें उपसर्ग बताना है। प, मा, आ, परी। पहले तो ये बता दूं कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के शुरुआत में लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय वो लगते हैं अंत में। तो यहाँ शुरुआत में हमें बताना है। तो माँ तो हो नहीं सकता क्योंकि अंत में आ रहा है। आ कहीं भी है नहीं, ना शुरुआत में ना अंत में, तो या तो परी या पा। तो यहाँ पर है परी आंसर इसका। परिक्रमा शब्द में क्या उपसर्ग है? परी। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर हमें बताना है। इसमें आपसे लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य पूछ सकते हैं, वचन संबंधी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में जो संज्ञा से विशेष्य तक जो आपका एक चैप्टर है वो अगर आप पूरा कर लेंगे तो आप अशुद्ध वाक्य आराम से कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा अशुद्ध वाक्य है। इस बार फसल अच्छी होगी। बैठक का समय 4:10 होगा। जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। हम सब जा रहे हैं, आप भी चलेंगे। इसमें अशुद्ध वाक्य हमारा ये है क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि हम सब जा रहे हैं पे बिंदी लगी है, देखिए, यानी प्लूरल की बात हो रही है। तो इसमें हम क्वेश्चन भी जो पूछेंगे वो भी प्लूरल ही देख के पूछेंगे कि आप भी चलेंगे। आप भी चलोगे नहीं, आप भी चलेंगे। हम सब तो जा रहे हैं, क्या आप भी चलेंगे? तो इसमें शुद्ध वाक्य यही है। चलोगे के स्थान पर क्या आएगा? चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक बताना है। तो कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा अपादान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान में अलग होने का भाव भी आता है। संबंध में का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में पर। संबोधन में हे, अरे, रे आदि। तो सिंह कहाँ रहता है? वन में रहता है। सिंह कहाँ रहता है? वन में। तो इसमें आएगा अधिकरण कारक। अधिकरण में यानी वन में, तो इसमें आएगा अधिकरण कारक। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप अच्छे से कर लें। तो विद्वान इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है विद्वान का स्त्रीलिंग। तो इसका विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। ये विद्वता, विद्रुति ऐसा कुछ नहीं होता, विदुषी इसका स्त्रीलिंग होता है विद्वान का। शाखा का बहुवचन है, अगेन एक वचन बहुवचन। तो शाखा का बहुवचन होता है शाखाएं। आप इसको अगर आप थोड़े से भी फेमिलियर हैं, मैंने पहले भी बताया हिंदी से, तो आप कुछ तो ऑप्शंस देख के ही समझ जाएंगे कि ये तो बहुत अटपटे से ऑप्शन है, तो वहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपने 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लिए तो वहाँ से आपके पास कम से कम 50% चांस तो बचते हैं उस क्वेश्चन को सही करने के। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम देख लेते हैं, शाखियाँ और शाख,
ये तो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी नहीं बन रहा कि शाखा का प्लूरल हो सकता है। अब आप यहाँ फंस जाते हैं कि शाखाएं होगा या शाखें होगा, तो इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप करेक्ट आंसर तक पहुँच जाएंगे। शाखा का बहुवचन क्या है? शाखाएं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें जिन लोगों को ज़रूरत है या जो भी KVS की या फिर किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं। सेशन ये हेल्पफुल है ही सबके लिए। थैंक यू सो मच।